एवरीवन। सो प्लान में थोड़ा चेंज है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं द कंपनी ऑडिट। और ये जो कंपनी ऑडिट है ये आपका क्या है, ये आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है। 15 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो अब से हम लोग क्या करें, आज हम लोग क्या करेंगे, द कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट हम लोग सीखेंगे। अब ये कंपनी ऑडिट क्या है, अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमें बताया जाता है बेसिकली जो 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 कंपनीज एक्ट है ना 2013, उसका वो हमें पढ़ाया जाता है। ये उसका एक चैप्टर है। द कंपनीज एक्ट में जो चैप्टर्स आते हैं ये उनका एक चैप्टर है, द कंपनीज ऑडिट। अब ये चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करे, ऑडिटर को रिमूव कैसे करे, ऑडिटर रेजिग्नेशन देगा तो उसका क्या प्रोसीड्योर है, फिर ऑडिटर का राइट्स क्या है, ऑडिटर का ड्यूटीज़ क्या है, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो है वो है आपका क्या, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है। एंड इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन है आपका क्या, सेक्शन 141, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन का सेक्शन है 141। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन करते हैं कि कौन ऑडिटर बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन के लिए ये सेक्शन क्या बोला है, क्वालिफिकेशन के लिए ये सेक्शन ने 3 पॉइंट्स दिए हैं। क्वालिफिकेशन के लिए ये सेक्शन ने 3 पॉइंट्स दिए हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है कि ए पर्सन, पहला पॉइंट है ए पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, टू बी क्या, अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, as an auditor only, mark the word only, only if he is a chartered accountant। यहां पे ही मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़का, ही शी सब। अगर आपने जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे एक बोला जाता है कि द वर्ड ही ऑल्सो रिजेंबल्स सी, ऑडिटर ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये था इसका पहला प्रोविजन कि क्या बोला है, अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि एक इंसान को अगर ऑडिटर बनना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा आपका क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको क्या होना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है जानते हैं आप लोग, दूसरा पॉइंट है एक फर्म को लेके। जैसे आप लोगों को बहुत पता सुना होगा आपने सीए फर्म। अब अगर कोई सीए फर्म किसी का ऑडिटर है तो उस केस में क्या होता है आपको पता है, जो पार्टनर उस सीए फर्म में, जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है वही सिर्फ साइन कर सकता है और एक्ट कर सकता है एज अ ऑडिटर ऑन द बिहाफ ऑफ होल फर्म। यानी कि पूरे फर्म के बिहाफ पे वही एक इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक्ट एंड साइन करता है, ठीक है। तो वही आइए हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या लिख लेते हैं, आइए। इफ अ फर्म, इफ अ फर्म इंक्लूडिंग एल एल पी, एल एल पी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
LLP क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? आप लोगों ने नॉर्मल पार्टनरशिप सुना होगा। अब नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी पार्टनर्स रहते हैं ना, उनका लाइबिलिटी जो रहता है अनलिमिटेड रहता है, यानी कि घर बार सब बेचना पड़ जाएगा अगर वो डेट रिकवरी हुआ तो। अगर मतलब क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए एंड वैसा कुछ हो गया तो घर बार सब बेच के आउटसाइडर्स का पैसा चुकाया जाएगा। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता ये है कि इनका जो लाइबिलिटी रहता है ना वो लिमिटेड रहता है, यानी कि जितना इनका लाइबिलिटी है उससे नीचे जो कि प्री डिटरमाइंड रहता है उससे ज़्यादा ये लोग पे नहीं करेंगे जब आउटसाइडर्स को देने की बारी आएगी। तो इफ अ फर्म इंक्लूडिंग LLP इज अपॉइंटेड is if a firm including LLP is appointed as an auditor then only that person, जैसा कि मैंने आपको बोला था वही इंसान, then only that person who is a chartered accountant, who is a क्या chartered accountant who is a chartered accountant can act and sign can act and sign on behalf of the firm on behalf of the firm। यानी कि ये दो क्वालिफिकेशंस थी। अब इसका तीसरा पॉइंट भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, बट आई होप ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। क्या कि एक इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर, लेकिन अगर एक फर्म इंक्लूडिंग LLP आप अपॉइंट कर रहे हो एज एन ऑडिटर, तो जो पर्सन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही सिर्फ एक्ट एंड साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी फर्म। ठीक है, इसका एक सेकेंड क्या करते हैं, इस पे मेरे को पेज चाहिए तो एक सेकेंड इसको डाल देता हूँ इधर, और एक पेज मिल गया। अभी इसमें बहुत पेज चाहिए होगा क्योंकि हम लोग लिख लिख के करने वाले हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम रिटन है, MCQ है नहीं। तो ये क्वालिफिकेशंस हम लोगों ने पढ़ ली। क्वालिफिकेशंस का एक और पॉइंट है, वो पॉइंट पढ़ते हैं फिर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का एक जो पॉइंट है वो क्या है, क्वालिफिकेशन का जो तीसरा पॉइंट है वो है, वो स्ट्रेट एंड सिंपल है। वो बोलता है कि इन केस ऑफ फर्म को कब आप अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर। फर्म को आप तभी अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर जब उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया होगा। मान लीजिए 5 लोगों ने मिलके एक CA फर्म खोला। अब ये 5 लोग CA फर्म जिन्होंने खोला, इनको एज एन ऑडिटर, फर्म को एज एन ऑडिटर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 में से किन्हीं 3 मेंबर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है क्या कि अ फर्म, अब क्या है, अब क्वालिफिकेशन किसका है, फर्म का। जो सेकेंड पॉइंट था उसी का ये कंटिन्यूएशन है। अ फर्म इज क्वालिफाइड, a firm is qualified to be appointed, a firm is qualified to be appointed as an auditor
A firm is qualified to be appointed as an auditor कब? Only if majority of partners are practicing chartered accountant in India. यानी कि एक फर्म को क्वालिफाई करने के लिए एक एज एन ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, जो उनके पार्टनर्स हैं उनका मेजॉरिटी जो होना चाहिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे क्वालिफिकेशन को लेके। तो क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने 3 पॉइंट क्या सीखा? पहला कि जो पर्सन है जिसको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर वो क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि जो फर्म है या एलएलपी है जिसको हम लोग एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वही इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कैन एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अ फर्म इज क्वालिफाइड, फर्म को क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? जो मेजॉरिटी पार्टनर्स है फर्म के वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया होने चाहिए, तो वो फर्म क्वालिफाई करेगा एज एन ऑडिटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एंड यहां पे क्या बोलते हैं, आपको घुमाया फिराया भी जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में जो पहला है, जो ऑडिटर नहीं बन सकता, यहां पे क्या बताया गया है? जो ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यानी कि ये लोग डिस्क्वालिफाइड है। क्या है? ये लोग डिस्क्वालिफाइड है, ये लोग डिस्क्वालिफाइड है। कौन लोग डिस्क्वालिफाइड है? कौन लोग डिस्क्वालिफाइड हैं? कौन लोग डिस्क्वालिफाइड हैं? डिस्क्वालिफाइड मतलब क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड मतलब हो गया वो जो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गए आपके क्या? तो पहला जो है जो डिस्क्वालिफाइड है वो है आपके कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एक सेकंड, इसको मैं वापस ही लिख देता हूं। पहला है आपका बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। क्यों? क्योंकि एलएलपी तो ऊपर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया ना, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। क्यों? क्योंकि एलएलपी तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया कि हाँ एलएलपी, इंक्लूडिंग एलएलपी बोल दिया हम लोगों ने। क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे? इंक्लूडिंग एलएलपी। हम लोगों ने इधर बोला है इंक्लूडिंग एलएलपी। अब जब हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? एक्सक्लूडिंग एलएलपी, क्योंकि एलएलपी ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ उसको आप रख सकते हो एज एन ऑडिटर। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो हैं वो क्या हैं? आपके नहीं बन सकते। दूसरा है आपके ऑफिसर और एम्प्लॉय। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, अदर देन एलएलपी। ठीक है, दूसरा है आपके कौन नहीं बन सकते? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और
एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट होता है आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उनको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अब बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे डालने का क्या मतलब था, बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे डालने का मतलब क्या था कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे नहीं डालते तो क्या होता, फिर लोग कंपनी खोलते, सीए कंपनी, और कंपनी में आपको पता है कि लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। तो जब फ्रॉड होता तो जो गिल्टी ऑडिटर है वो ये बोल के निकल जाता कि भैया कंपनी तो क्या बोलते हैं, कंपनी का तो लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, कंपनी के नाम पर सब कुछ था, मैंने तो किया ही नहीं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे ला दिया गया है। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन होते हैं, कंपनीज होते हैं जो इनकॉर्पोरेट इन इंडिया भी हैं एंड आउटसाइड इंडिया भी हैं। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे ला दिया तो क्या ला दिया, कंपनीज को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ही कंपनीज हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, क्योंकि एलएलपी को ऊपर इंक्लूड कर दिया गया था। फिर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में जो काम करते हैं, जो सीईओ सीएफओ हैं, आपको क्या लगता है वो इम्पार्शियल ओपिनियन दे पाएंगे कंपनीज के ऑडिट पे और क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? जी नहीं, वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उनको भी क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर तीसरे, पर्सन इज द पार्टनर, जो पर्सन जिसको आप हम लोग ऑडिटर बनाने का कोशिश में है, पर्सन इज द पार्टनर और इन द एम्प्लॉयमेंट person is the partner or in the employment of officer oblique employee of the company। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान है जो पार्टनर है, जिस कंपनी का ऑडिटर वो बनना चाहता है, उस कंपनी के ऑडिटर के ऑफिसर यानी सीईओ सीएफओ मैनेजर या वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ उसका एक अलग से पार्टनरशिप फॉर्म है। या तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है, जो ऑफिसर हैं, जो सीईओ सीएफओ हैं उस कंपनी के, उनका एक और बिजनेस है या एक और पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे वो इंसान क्या है, एम्प्लॉय की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे वो उनके साथ एम्प्लॉयमेंट पे है या पार्टनर है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्क्वालीफाई हैं ऑडिटर बनने से। इसके बाद जो ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई हैं वो है, अगर कोई पर्सन, अब पर्सन, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 4 हुआ ना जी। अब पर्सन मतलब यहां पे ऑडिटर का बात हो रहा है। अब पर्सन, ऑडिटर का नहीं, जो ऑडिटर बनना चाहता है उसका बात हो रहा है। अब पर्सन और हिज रिलेटिव, और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, a person or his relative or his partner holds shares in the company comma its holding कॉमा सब्सिडियरी कॉमा एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, और सब्सिडियरी
डियरी ऑफ होल्डिंग, यानी कि एक पर्सन जिसको ऑडिटर बनना है वो या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई बिजनेस पार्टनर क्या है, होल्ड करता है शेयर्स इन दी कंपनी, जिस कंपनी का वो ऑडिटर बनना चाहता है, या उसके होल्डिंग का, या उस कंपनी के सब्सिडरी का, या उस कंपनी के एसोसिएट का। एसोसिएट कंपनी जहां पे आपका मोर देन 20% वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स है, ठीक है। एसोसिएट का, या तो उस कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, या तो उस कंपनी का जो होल्डिंग है उसका कोई और सब्सिडियरी, उसमें वो क्या करता है, शेयर्स हेल्ड करता है वो खुद या उसके रिलेटिव या पार्टनर डिस्क्वालीफाई है। फिर से एक बार, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर होल्ड्स शेयर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग और कंपनीज सब्सिडियरी और कंपनीज एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग का सब्सिडियरी, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन क्या किया गया है इसमें, एक क्या वाला है, एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन ये है कि जो रिलेटिव है, द रिलेटिव मे होल्ड, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है द रिलेटिव may hold shares in the company, shares in the company, may hold shares in the company may hold shares in the company having face value rupees 1000 or such other limit, or such other limit, लिफ्ट नहीं लिमिट, और such other limit as may be prescribed। यानी कि क्या बोला गया है कि जो रिलेटिव है वो होल्ड कर सकता है शेयर इन दी कंपनी, सिर्फ उस कंपनी में, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ये सब में नहीं, एंड ये सिर्फ कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए है, सिर्फ कंपनी के लिए और सिर्फ रिलेटिव को मिला है, ऑडिटर को नहीं। ऑडिटर होल्ड नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ रिलेटिव में होल्ड शेयर्स इन दी कंपनी हैविंग फेस वैल्यू रुपीज 1000 और सच अदर लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और दैट सच प्रेस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, वो क्या है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, 1 लाख रुपए। अदर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज 1 लाख। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज रुपीज 1 लाख। यानी कि रिलेटिव जो है वो 1 लाख तक का क्या कर सकता है, फेस वैल्यू 1 लाख तक का वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। किसमें, इन दी कंपनी, सिर्फ, और ये किसके लिए है, सिर्फ रिलेटिव के लिए है, सिर्फ रिलेटिव के लिए है, ठीक है, सिर्फ रिलेटिव के लिए है। ये एक्सेप्शन सिर्फ रिलेटिव के लिए। एक्सेप्शन क्या था कि जो रिलेटिव है वो होल्ड कर सकता है शेयर्स इन द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू कितना, 1000 या अदर सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। और अदर प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है, रुपीज 1 लाख। इधर से हट गया,
कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ। अदर प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है? ₹1,00,000। क्यों हो जाता है ये? अदर प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है? ₹1,00,000 है। रुपीज ₹1,00,000। क्या हो गया भाई इसको? यार गजब है। अदर प्रेस्क्राइब लिमिट इज ₹1,00,000। नहीं सुधरना है इसको। ना जा रहा है, क्या कर रहा है भाई? मिट जा। अदर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज ₹1,00,000। इसको आप इग्नोर कर दो। व्हाट अ ट्रॉमा। भाई मिट जा। छोड़िए, नहीं मिटेगा ये। अदर प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है आपका? 1,00,000 है, ठीक है। इज ₹1,00,000। इज ₹1,00,000 हैविंग फेस वैल्यू और ₹1,000 और सच अदर लिमिट एज मैं लिमिटेड में से होल्ड इन दी COMP ठीक है। तो एक्सेप्शन दिया गया किसको? रिलेटिव को, कि वो 1,000 तक का फेस वैल्यू होल्ड कर सकता है, या तो सच अदर लिमिट एज में प्रिस्क्राइब्ड। एंड अदर लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया गया वो किया गया आपका कितना? ₹1,00,000, ठीक है। वो किया गया कितना आपका? अदर प्रिस्क्राइब लिमिट किया गया 1,00,000। ये था इसका पहला डिस्क्वालिफिकेशन। अब ऐसे ही इसमें और 2 पॉइंट्स हैं। ये जो डी है इसमें ऐसे ही और कितने? 2 पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 एंड 3 हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। 2, 3। तो 2 में बोला गया अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर indebted to the company और होल्डिंग, वही जो इधर लिखा गया था, और होल्डिंग कॉमा सब्सिडियरी एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग
or subsidiary of holding for an amount exceeding for an amount exceeding इसको इधर से मूव कर देता हूँ, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख रुपीज क्या हो रहा है यार, अमाउंट ₹5 लाख। कहीं कहीं ये पेन डिस्टर्ब कर रहा है, समझ रहा हूं। फॉर एन अमाउंट ₹5 लाख। इनडेटेड मतलब क्या कि या तो वो पर्सन को या तो उसके रिलेटिव को या पार्टनर को कंपनी को पैसे देने हैं। कंपनी के वो क्या हैं, वो डेटर हैं। कंपनी के वो क्या हैं, डेटर हैं, यानी कि कंपनी उनका क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो अगर वो या उनके रिलेटिव या पार्टनर इनडेटेड कंपनी से उधार लिया, कंपनी को चुकाना है, या तो कंपनी को, या तो कंपनी के होल्डिंग को, या तो कंपनी के सब्सिडियरी को, या तो कंपनी के एसोसिएट को, या तो कंपनी के होल्डिंग के सब्सिडियरी को पैसे चुकाने हैं। कितने, 5 लाख रुपए। अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख तक ठीक है। एक्सीडिंग ₹1 ज्यादा हुआ वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। अमाउंट एक्सीडिंग कितना, इंडेटेड एक्सीडिंग रुपीज। देखिए ये वाला जो पोर्शन है टू दी कंपनी और होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, ये इसमें पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में सेम है। बस आपको क्या अमाउंट का ध्यान रखना है, एक्सीडिंग रुपीज कितना, 5 लाख। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका तीसरा पॉइंट बोलता है, इसका तीसरा पॉइंट बोलता है इसी चीज का, पॉइंट डी का तीसरा पॉइंट बोलता है क्या कि ए पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव क्या किए हैं, हैज given guarantee to the company, has given guarantee for third party, has given guarantee for third party to the company, यानी कि कंपनी को क्या किया है, गारंटी दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी वही, और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, फॉर एन अमाउंट कितना, 5 लाख। एक्सीडिंग रुपीज नहीं, फॉर एन अमाउंट गारंटी कितना के लिए दिया है, फॉर एन अमाउंट exceeding
₹1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं हूं और मैंने किसी कंपनी को क्या किया है, किसी तीसरे बंदे के लिए गारंटी दिया है कि भैया अगर वो तेरा नुकसान करेगा तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए कुछ भी गारंटी देता हूँ कि अगर उसने क्या किया, तेरा डिफ़ॉल्ट किया, तो उसके बदले मैं पैसे दूंगा। एंड वो पैसे का अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो मैं क्या हूँ, मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। या यही काम मेरे किसी पार्टनर ने कंपनी को गारंटी दिया है, या मेरे किसी रिलेटिव ने मेरे कंपनी को क्या दिया है, आपका गारंटी दिया है, तो वो नहीं हो पाएगा, मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसमें हाइलाइटर कहाँ गया, ये गया हाइलाइटर। ए पर्सन और हिज पार्टनर और रिलेटिव हैज़ गिवन गारंटी। इसमें ये गारंटी है, गारंटी किसको, फॉर थर्ड पार्टी टू दी कंपनी। कंपनी को थर्ड पार्टी के लिए क्या दिया है, गारंटी दिया है। कितना, अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख टू दी कंपनी। कंपनी को दिया है या उसके होल्डिंग को, सब्सिडियरी को, एसोसिएट को, या होल्डिंग के सब्सिडियरी को, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग कितना, ₹1 लाख। ठीक है, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑडिटर नहीं बनेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर। इसके बाद कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ये आपका कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट खत्म हुआ। ये फोर्थ पॉइंट में क्या था, अ पर्सन, हिज रिलेटिव और या उसके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, वो अगर होल्ड करते हैं सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट या सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग में, कंपनी के होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट या कंपनी के होल्डिंग के सब्सिडियरी में अगर वो लोग पैसे लगाते हैं ₹1000 तक, या उस मतलब उसमें अगर शेयर लेते हैं, तो क्या वो ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था कि रिलेटिव जो है, जो पर्सन ऑडिटर का जो रिलेटिव है, वो 1000 फेस वैल्यू तक या उससे ज़्यादा लिमिट जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, उतना तक अगर वो शेयर्स रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है 1 लाख रुपए। वैसे ही दूसरा पॉइंट था कि इनडेटेड टू दी कंपनी, जो पर्सन है या उसके रिलेटिव हैं या उसका पार्टनर है, उसने क्या किया है, उसको कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वैसे लोग भी डिस्क्वालीफाई हैं। तीसरा था कि पर्सन, पार्टनर या उसके रिलेटिव ने गारंटी दिया है कंपनी को किसी तीसरे पार्टी के लिए, एंड उसका अमाउंट कितना है, एक्सीडिंग 1 लाख है। ठीक है, सिर्फ एक जगह यहाँ पे एक्सीडिंग 5 लाख है, कहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 पे, जहाँ पे वो इनडेटेड वाला है। बाकी दोनों जगह सेम है, 1 लाख रुपए। ओके, तो आइए अब हम लोग हमारे 5वें डिस्क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। कन्वर्ट टू पेन जी। तो ये है हमारा क्या, 5वां डिस्क्वालिफिकेशन। 5वां डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ए पर्सन और फर्म, यार, ए पर्सन और फर्म हैविंग डायरेक्ट, ऑब्लिक इनडायरेक्ट business relationship, having direct oblique indirect business relationship, with company, वही with company or its holding subsidiary, with company or its holding और सब्सिडियरी और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, वही जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग।
यानी कि एक पर्सन या एक फर्म जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ, कंपनी के साथ, या तो उसके होल्डिंग के साथ, या तो उस कंपनी के सब्सिडियरी के साथ, या तो कंपनी के एसोसिएट के साथ, या तो कंपनी का जो होल्डिंग है उसके किसी सब्सिडियरी के साथ, क्या है उस पर्सन का या फर्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन इसका एक एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन नहीं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है आपका, इसका एक्सेप्शन है ऑडिटिंग सर्विस ऑडिटिंग सर्विस और प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विस और प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विस और प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विस not prohibited अंडर सेक्शन 144। ये U अंडर स्लैश S क्या होता है, अंडर सेक्शन 144 डज नॉट अमाउंट टू BR, BR मतलब बिजनेस रिलेशनशिप, डज नॉट अमाउंट टू BR, स्पेस कम है इसलिए मैंने BR लिख दिया, बिजनेस रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटिंग सर्विस जो जो ऑडिटर ऑडिटिंग सर्विस दे रहा है, या वो सर्विसेज जो कि अंडर सेक्शन 144, एक दूर गगन में सेक्शन है 144 जो हम लोग इसके बाद ही पढ़ेंगे, उसमें अगर वो सर्विसेज प्रोहिबिटेड नहीं है, वो सर्विसेज जो अंडर सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड नहीं है और जो ऑडिटिंग सर्विसेज ऑडिटर दे रहा है, वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर ऑडिटिंग सर्विसेज भी बिजनेस रिलेशनशिप मान लिया जाए तो फिर ऑडिटर ऑडिट कर ही नहीं सकता, फिर कोई इंसान ऑडिट नहीं कर सकता, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे डाला गया कि ऑडिटिंग सर्विस या वो सर्विसेज जो अंडर सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड नहीं है, वो क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। और इसका एक पॉइंट है, ये तो एक आपका 1 पॉइंट हो गया, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। यार क्या ही बोलूं, इसको डिलीट करना है, हाँ एक्सेप्शन, यार बस डिलीट करते ही क्या हो जाता है, इसको माता माता आ जाती है, छोड़ भाई। एंड इसका दूसरा पॉइंट क्या है, मेयरली being a customer merely being a customer does not amount to business relationship। सिर्फ एक कस्टमर होने से आप ये नहीं बोल सकते कि आप बिजनेस रिलेशनशिप होल्ड करते हो उस कंपनी के साथ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास क्या बोलते हैं, क्लासमेट का बुक होगा, आप क्लासमेट का किताब खरीदते हो तो घर में क्या बोलते हो, मम्मी मैं मेरा क्लासमेट के साथ ITC के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, जी नहीं। सो वही यहाँ पे लिखा गया कि मेयरली बीइंग अ कस्टमर डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा हाईलाइट कर दूं ये एक्सेप्शन वाला पार्ट को। ये क्या है, एक्सेप्शन है, और ये हमारा 5th पॉइंट हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर। ठीक है, अभी हमारे 2 पॉइंट्स और बचे हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये पर्टिकुलर सेगमेंट खत्म हो जाएगा। आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस, स्पेस बढ़ाओ, स्पेस बढ़ाओ।
स्पेस मिल गया? नहीं मिला, स्पेस चाहिए। जी ठीक है, स्पेस मिल गया। अब इसके बाद 6 पॉइंट जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का, वो यहाँ पे क्या बोलता है, ब्लैक में कर ले। तो 6 पॉइंट क्या बोलता है? 6 पॉइंट बोलता है अ पर्सन हु इज द रिलेटिव who is the relative of a director who is the relative of a director or underemployment of company as a director or KMP। ठीक है, यहां पे क्या बोला है? अ पर्सन हु इज द रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी। केएमपी क्या होता है आपका? केएमपी होता है आपका की मैनेजेरियल पर्सन। जैसे सीएस केएमपी है एक, मुकेश अंबानी केएमपी है वो, रिलायंस के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायरेक्टर का रिलेटिव है, या तो वो खुद डायरेक्टर है या वो केएमपी है, तो वो क्या हो सकता है? ऑडिटर नहीं हो सकता। वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अ पर्सन हु इज द रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी, वो क्या बन सकता है? ऑडिटर नहीं बनेगा, डिस्क्वालीफाई है वो ऑडिटर से। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि ऑडिटर जो है, ऑडिटर कैन नॉट एक्सेप्ट ऑडिटर कैनॉट एक्सेप्ट ऑडिट बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट, बियॉन्ड द सीलिंग लिमिट। यानी कि क्या हो गया? एक लिमिट दिया गया है। अब वो लिमिट क्या है? सीलिंग लिमिट क्या है आपकी? सीलिंग लिमिट है 20 ऑडिट पर पार्टनर। सीलिंग लिमिट क्या है? 20 ऑडिट पर पार्टनर। पर पार्टनर मतलब अगर फॉर्म है तो 20 ऑडिट पर पार्टनर, और इंडिविजुअल हो तो 20 ऑडिट। समझे आप? तो ये हमारा यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है खत्म। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए इसको एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन डिस्क्वालीफाई है? बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई है। क्यों बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई है? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया प्लस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड उसको एक स्टेटस मिल दिया गया है बॉडी कॉर्पोरेट का, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा बोला जाता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसका कॉमन सेल सब कुछ कंपनी जैसा है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? डिस्क्वालीफाई है। क्यों बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई है? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में सारे कंपनीज आते हैं। अब अगर कंपनी आएगा तो कंपनी का लाइबिलिटी क्या होता है? कंपनी का लाइबिलिटी होता है आपका, क्या होता है? कंपनी का लाइबिलिटी होता है लिमिटेड, एक कॉर्पोरेट वेल बोल के होता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा अपने कंपनी लॉ में, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहां पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली लायबल होते हैं,
कंपनी के कर्मकांड के लिए, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को, इसीलिए क्या कर दिया गया कि सीए क्या हो सकते हैं, कंपनी नहीं खोल सकते। वो सीए फर्म जरूर खोल सकता है, वो एलएलपी खोल सकते हैं, वो पार्टनरशिप खोल सकते हैं, लेकिन वो कंपनी खोल के ऑडिट नहीं कर सकते। तो बॉडी कॉर्पोरेट पहला है जो डिस्क्वालीफाई है। दूसरा है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ जो भी हैं एंड जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के कंपनी के, वो क्या है, डिस्क्वालीफाई हैं ऑडिटर से। तीसरा है आपका अ पार्टनर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अ पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑफिसर और कंपनी, ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय जो हैं उस कंपनी के, उनका अगर कोई पार्टनर है तो वो क्या है, वो डिस्क्वालीफाई है ऑडिटर बनने से। उसके बाद क्या था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, एक इंसान या उसका रिलेटिव या उसका बिजनेस पार्टनर अगर होल्ड करता है क्या, शेयर्स इन दी कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी और एसोसिएट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का होल्डिंग का सब्सिडियरी में अगर शेयर होल्ड करता है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई है। लेकिन इसका एक्सेप्शन था एक, क्या कि जो रिलेटिव है, जो पर्सन का रिलेटिव है, वो शेयर होल्ड कर सकता है इन दी कंपनी, सिर्फ इन दी कंपनी, कितना, फेस वैल्यू 1000 तक, और सच अपर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है सीजी द्वारा, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो है 1 लाख रुपए। ये हो गया आपका पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट क्या था, इनडेटेड टू दी कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडियरी और एसोसिएट और होल्डिंग का सब्सिडियरी, यानी कि जो पर्सन है या रिलेटिव है या पार्टनर है, उसने क्या किया है, उसने उसका उधारी है कंपनी के पास, उसका उधारी कंपनी के पास नहीं है, उसको कंपनी को पैसे देने हैं, कितना, अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा था कि एक जो पर्सन है या उसका पार्टनर है या उसका रिलेटिव है, उसने गारंटी दिया है कंपनी को किसी तीसरे इंसान के लिए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपए, वो क्या है आपका, ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद था कि जो एक इंसान, पर्सन या इंडिविजुअल या फर्म जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या उसके होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग के साथ, तो वो क्या है आपका ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था कि ऑडिटिंग सर्विसेज या वो सर्विसेज जो अंडर सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड नहीं है, वो क्या है आपके, इधर क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं है। एक सेकंड, इसको ठीक ही कर दो ना, लेट से ही लिख दो। ऑडिटिंग सर्विसेज या वो सर्विसेज जो अंडर सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड नहीं है, वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माने जाएंगे। दूसरा, मेयरली बीइंग अ कस्टमर, आप आईटीसी का किताब खरीदते हो, क्या वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा? जी नहीं, वो माना नहीं जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप। उसके बाद था कि वो इंसान जो डायरेक्टर का रिलेटिव है या वो एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के एज अ डायरेक्टर और केएमपी, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, ऑडिटर जो है वो सीलिंग लिमिट के अबव क्या ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और सीलिंग लिमिट क्या है, 20 ऑडिट पर पार्टनर है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो 20 ऑडिट ही हुआ, और अगर फर्म में है तो 20 ऑडिट्स पर पार्टनर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन। अब कितना टाइम हो गया है, एक सेकेंड देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है। 54 मिनट्स हो गए हैं ये क्लास को। तो आई गेस यहाँ तक क्लास रखते हैं आज, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग 144 सेक्शन पढ़ा ही दूँ क्या, 144 का जिक्र हो ही गया। अच्छा, सेक्शन 144 हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सेक्शन है। तो सेक्शन 144, इसका मैंने कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है। सेक्शन 144, सेक्शन 144, सेक्शन 144 क्या है, सर्विसेज। इसको कौन से पेन से लिखूं, कौन से इससे लिख देता हूं। सर्विसेज that auditor, services that auditor cannot
इम्पार्ट यानी कि प्रोवाइड नहीं कर सकता, कैनॉट इम्पार्ट टू द क्लाइंट कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी। और इट्स होल्डिंग और एक सेकेंड, इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी। यानी कि ये क्या है, ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, ये ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने क्लाइंट कंपनी को या उसके होल्डिंग को या सब्सिडियरी को। एंड ये है आपके कौन कौन से, पहला है आपका, इसको रेड में लिख दूं, ग्रीन में लिखूं, ब्लू में लिखूं, ब्लैक में लिखूंगा। पहला है आपका क्या, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ऑडिटर का काम क्या है, अकाउंट एंड बुक कीपिंग तो वो चेक करता है, अकाउंट्स को तो चेक करता है, खुद बना नहीं सकता। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ये काम नहीं कर सकता ऑडिटर, क्योंकि उसका काम ही है ये चेक करना। दूसरा है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तीसरा है आपका डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन of information system, of financial information system. फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बोल दीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैनेजमेंट सर्विसेज। फिर हो गया कौन सा आपका, आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आउटसोर्सिंग आप सुने हैं ना, आउटसोर्स्ड, यार इधर आएगा नहीं, इधर इसको लिख देता हूँ, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटा करके लिखना पड़ेगा, आउट सोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ काम है जो क्या है ऑडिटर नहीं कर सकता। इसका एक सेकंड, इधर कुछ है क्या, पेज 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 पेज, हाँ आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, अच्छा ठीक है, ये वो काम्स हैं जो ऑडिटर नहीं कर सकता। इनको मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3, ये हो गया 4 5, आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज 6। ठीक है, तो ये काम, ये है आपका सेक्शन 144, सर्विसेज दैट ऑडिटर कैन नॉट इम्पार्ट। ऐसा सर्विसेज जो ऑडिटर क्या है अपने क्लाइंट कंपनी, अब ये क्यों नहीं दे सकता, इसको एक एक करके आता है।
ऑडिटर का काम है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को चेक करना। ऑडिटर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑडिटर का काम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करना। ऑडिटर का काम है इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इम्प्लीमेंट करना या डिज़ाइन करना ऑडिटर का काम है। ऑडिटर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता। उसके बाद आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता। रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि कंपनी ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम का जो फाइनेंशियल डाटा जो बनाने का काम है किसी और को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया, वो नहीं कर सकता। और मैनेजमेंट सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ऑडिटर मैनेजमेंट का क्या करता है? चेक करता है। मैनेजमेंट ने क्या क्या काम किया वो चेक करता है। तो वो अगर खुद सर्विसेज देगा, मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देगा एंड खुद ही चीज़ को चेक करेगा, तो दैट विल नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये क्या बात हो, तो इसीलिए वो ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। टेक केयर गाइज। अभी ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया हमारा। कहाँ से? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से। आज ही हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्वालिफिकेशन पढ़ा एंड डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा एंड सेक्शन 144 पढ़ा कि कौन कौन सी सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन, रोटेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर करके ये चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।